नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। लोकसभा चुनाव के चौथे फेज में 9 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के 96 सीटों पर वोटिंग हुई। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की 175 और ओडिशा की 28 विधानसभा सीटों पर भी मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश में 13 सीटों पर वोट डाले गए, जिसमें कन्नौज, इटावा, सीतापुर, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, उन्नाव, फर्रुखाबाद, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच, धौरहा और मिश्रिख सीट शामिल है। बता दें कि बात करें अगर मध्य प्रदेश की, तो वहां पर भी 8 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा लोकसभा सीट शामिल है। तो बता दें आपको, मध्य प्रदेश समेत देश के तमाम राज्यों में आज वोटिंग शुरू हुई, जहां पर कहीं पर मतदाता का इंतजार रहा वोटिंग केंद्रों में, तो कहीं पर लंबी लाइन नजर आई। बता दें आपको, मध्य प्रदेश में आज 8 लोकसभा सीटों पर मतदान हुए। तो वहीं अगर बात उत्तर प्रदेश की करें, तो उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान हुए। साथ ही बता दें आपको, उत्तर प्रदेश की तमाम ऐसी लोकसभा सीटें थी जहां पर सभी की नजर टिकी हुई थी। तमाम ऐसे दिग्गज हैं जिनकी साख दांव पर लगी हुई थी। यहां पर बात अगर लखीमपुर खीरी की जाए, तो यहां पर भी इस सीट पर बड़े नेता की साख दांव पर लगी हुई है। उन्नाव की बात करें तो यहां पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतरे हैं। पिछली बार 2019 लोकसभा चुनाव में डिंपल यादव को यहां से हार का सामना करना पड़ा था। बता दें आपको, फर्रुखाबाद, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच, धौरहरा और मिश्रिख सीट पर आज वोटिंग हुई, जिसको लेकर लंबे समय से सभी दिग्गज तैयारियां कर रहे थे। और आज तमाम दिग्गजों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश की अगर बात करें, तो मध्य प्रदेश में 8 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हुआ, जिसमें देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा लोकसभा सीट शामिल रही। इन सभी सीटों पर मतदान हुए और तमाम बड़े चेहरे मतदान केंद्रों में पहुंचकर वोट कास्ट करते हुए भी नजर आए। तो बता दें आपको, देश के तमाम राज्यों में वोटिंग हुई, जहां पर उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो यहां पर 80 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से आज बता दें आपको चौथे चरण के मतदान में 13 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई है, जिसको लेकर तमाम दिग्गज नेताओं की साख दांव पर लगी हुई थी। और अब इन सभी धुरंधरों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। तो वहीं अगर बात मध्य प्रदेश की करें, तो यहां पर 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होना था और यहां पर भी सभी दिग्गजों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो चुकी है। बता दें आपको कि 9 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की 96 सीटों पर वोटिंग हुई थी। वहीं आप ये सभी तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के नजर आ रहे हैं। तो वहीं जगदीश देवड़ा भी डिप्टी सीएम एमपी के, वो भी नजर आ रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, वो भी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे थे। सावित्री ठाकुर भी बीजेपी प्रत्याशी धार से, वो भी वोट कास्ट करने के लिए पहुंची थी। बता दें आपको, ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर तमाम दिग्गज चेहरे मतदान केंद्रों में वोट डालने के लिए पहुंचे। और वहीं सुरेश कुमार खन्ना वित्त मंत्री हैं, वो भी वोट डालने के लिए पहुंचे थे। बता दें आपको, लगातार तमाम दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई थी, जिसको लेकर सभी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, वोटर्स को अपने पक्ष में साधने की कोशिश की। और आज सुबह से मतदान शुरू हुआ और सभी दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में अब कैद हो चुकी है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर तमाम बड़े चेहरे वोट डालने के लिए पहुंचे थे। साक्षी महाराज बीजेपी प्रत्याशी है उन्नाव से, वो भी वोट डालने के लिए पहुंचे थे। जितिन प्रसाद मंत्री है उत्तर प्रदेश के, वो भी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे थे। मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वोट डालने के लिए पहुंचे थे। और ये सभी तस्वीरें आप देख सकते हैं, तमाम दिग्गज नेता वोट डालने के लिए पहुंचे थे। इस बीच देखा गया, तमाम बड़े नेता सामने आए और ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की भी अपील की। तो बता दें आपको, चौथे चरण के रण में तमाम दिग्गज जिनकी साख दांव पर लगी थी, उनकी सभी की किस्मत का जो फैसला है वो ईवीएम में कैद हो चुका है। और इन सभी में जनादेश अब क्या होगा ये पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर तमाम बड़े चेहरे हैं जो वोट डालने के लिए पहुंचे थे। मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वोट डालने के लिए पहुंचे थे। जगदीश देवड़ा भी वोट डालने के लिए पहुंचे थे। कैलाश विजयवर्गीय मंत्री है मध्य प्रदेश में, ये भी वोट डालने के लिए पहुंचे थे। तमाम बड़े चेहरे यानी कि वोट डालने के लिए पहुंचे थे।
और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं सिद्धार्थ प्रताप लखनऊ से, तो वही न्यूज रूम से नागेंद्र भाटी जुड़े और वही सनी बहरानी भी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ, क्या कुछ समझ आया पूरे दिन? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में 13 सीटों पर मतदान हुआ। 13 सीटों पिछली बार में बीजेपी के कब्जे में थी। इस बार हर सीट पर लगभग लड़ाई दिख रही है। कोई नहीं कह सकता कि किसी भी प्रकार से कोई लहर चल रही है उत्तर प्रदेश में। और सीधे 13 सीटों पर बात कर ले तो इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए की लड़ाई देखने को मिल रही है। देखिए, एक चीज सबसे महत्वपूर्ण रही कि जो सीटें रही उस पर मतदान प्रतिशत जो रहा 2019 से इस बार ज्यादा रहा। अभी तक जो आंकड़े आए हैं, शाहजहांपुर में 51.52%, खीरी में 62.75, धौरारा 62.72, सीतापुर 62.90। तो कहीं ना कहीं जितनी सीटें हैं उसमें कहीं ना पिछली बार की अपेक्षा इस बार मतदान प्रतिशत में सुधार हुआ। और जो इसके पहले जो फेज हुए थे उससे ज्यादा मतदान हुआ है। तो एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, लोगों ने मतदान किया और बाहर निकलकर जमकर मतदान किया। लखीमपुर खीरी की बात कर लेते हैं, लखीमपुर खीरी में भी इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है। तो कहीं ना कहीं अब जो दिग्गजों की किस्मत है वो ईवीएम में कैद होगी। देखिए, कन्नौज की बात कर ले तो कन्नौज में दिन भर उठा पटक रही। लगातार जो समाजवादी पार्टी है वो शिकायत करती रही। उसके बाद कहीं ना कहीं तो वहां के मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक, उन्होंने चिट्ठी लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की कि समाजवादी पार्टी के लोग मतदान को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दिन भर आज पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। और लखीमपुर खीरी की बात कर ले तो खास कर अजय मिश्र टेनी की बात कर ले तो उस सीट पर भी लड़ाई दिख रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात बता दें, उन्नाव की बात कर ले तो साक्षी महाराज और अन्नू टंडन के बीच सीधे सीधे टक्कर दिख रही। तो हर सीट पर टक्कर है। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, युवा मतदाता ज्यादा बूथों पर देखने को मिले। ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की खूबसूरती है और लोकतंत्र के लिए ये काफी महत्वपूर्ण है कि जब युवा निकलकर मतदान करता है। देखे, युवा, बुजुर्ग और सब बाहर निकले और जमकर मतदान किया। कानपुर में थोड़ा मतदाता सुस्त दिखा, लेकिन बाद में मतदान प्रतिशत बढ़ा। देखिए, एक चीज कानपुर के लिए बता दें कि कानपुर जो सीट है वो शहर क्षेत्र से बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्र का मतदाता अधिकतर बीजेपी का वोटर माना जाता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये सीट बीजेपी के लिए थोड़ा सोचने का विषय है कि अब देखना ये है कि किस तरीके से रमेश अवस्थी की जीत होती है। रमेश अवस्थी क्या जीत पाते हैं, नहीं जीत पाते हैं। तो ठीक है सिद्धार्थ, सनी बहरानी भी हमारे साथ एमपी से जुड़े हुए। सनी बहरानी, 8 लोकसभा सीटों पर मतदान हुए, क्या कुछ समझ आया पूरे दिन? जनता के क्या कुछ मुद्दे रहे जिन्हें लेकर वो वोट डालने के लिए पहुंचे? जी बिल्कुल, क्योंकि यह मध्य प्रदेश वैसे भी भाजपा का गढ़ रहा है और इतने टाइम से, क्योंकि बात करें पिछले बार के 2019 के चुनाव की तो यहाँ पे 28 सीटें यहाँ पे बीजेपी के पास ही थी। लेकिन इस बार जो चौथे चरण का जो चुनाव हुआ है वो मालवा निमाड़ से संबंधित रहा है। उसमें बात करें इंदौर की, तो इंदौर में अभी तक 5 बजे तक की बात करें तो 56.53% वोटिंग अभी तक हो चुकी है। और अभी 6 बजे बाद तक के पूरे आंकड़े अभी तक आए नहीं है, क्योंकि और इसके साथ ही उज्जैन की बात करें जो मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है मध्य प्रदेश के, वहां पे 70.44% वोटिंग हो चुकी है। खंडवा की बात करें जो पूरा मालवांचल में आता है उसमें 68.21% उसमें वोटिंग हुई है। खरगोन की बात करें तो ऐसे करके देवास की बात करें, धार की बात करें, मंदसौर की बात करें तो ये लगभग 70% से ऊपर यहाँ पे वोटिंग 5 बजे तक दर्ज की गई है। अभी ये फाइनल आंकड़ा नहीं है, क्योंकि फाइनल आंकड़ा ये भी 8 से 9 बजे बाद आएगा। लेकिन यहाँ की बात करें मुख्य रूप से इंदौर की, जो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, जहाँ पे चौथे चरण में आज यहाँ पे मतदान था, यहाँ पे फाइट सिर्फ सिंगल थी, वो थी सिर्फ बीजेपी की। बीजेपी सिर्फ एक सिंगल यहाँ पे लड़ी है, क्योंकि यहाँ पे 29 अप्रैल को जब यहाँ पे जो कांग्रेस का जो प्रत्याशी घोषित किया गया था अक्षय कांति बम, उसने 29 तारीख को फाइनल उस दिन उसने अपना नाम वापिस ले लिया, फॉर्म वापिस ले लिया और उसके बाद फिर वो बीजेपी में जाके जुड़ गए थे। और तब से ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जितने भी लीडर हैं वो सिर्फ एक ही बात बोल रहे थे कि इंदौर के लिए नोटा दबाओ, इंदौर के लिए नोटा की कैंपेनिंग लगातार 30 अप्रैल से कंटिन्यू नोटा के लिए कैंपेनिंग करने लगे। कई प्रकार की चीजें सामने आने लगी, कई प्रकार की उन्होंने धरने किए, उन्होंने रैलियां निकाली। तो एक चीज समझ में आ गई थी मतदाताओं को भी कि क्योंकि यहाँ पे इंदौर की बात करें तो इंदौर में 40 साल से बीजेपी का कब्जा रहा है जी। और उसके बाद यहाँ पे जो अभी जो चुनाव हुए वो इतिहास में पहली बार ऐसे चुनाव हुए हैं कि यहाँ पे कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं है। जो बैलेट पेपर जो बने थे और जो मशीन में जो स्लिप लगी थी वोटिंग की, उसमें पहली बार ऐसा है कि वहां पे पंजे का निशान नहीं था और कांग्रेस प्रत्याशी का कोई नाम नहीं था। तो ये अपने आप में एक अनोखा है, क्योंकि इंदौर
की सीट पर पूरे देश भर की निगाहें हैं, क्योंकि यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस ने जो कैंपेनिंग चलाई थी इंदौर में नोटा की, क्योंकि परंपरागत वोट अगर इंदौर की बात करें तो करीब करीब 5.5 लाख से अधिक सिर्फ कांग्रेस के परंपरागत वोट हैं। अगर ये आंकड़ा, अगर वोटिंग का अगर जो परसेंटेज है, अगर 6 बजे बाद जो भी डिक्लेयर होता है उसके बाद अगर माइनस प्लस किया जाए और अगर उस बीच में 4 तारीख को जो रिजल्ट आएंगे उसमें अगर आंकड़ा आता है तो उसमें दो ही चीज सबसे बड़ी होगी कि नोटा के आंकड़े अगर 2 से 3 लाख वोट अगर नोटा के अगर इसमें पड़ते हैं तो देखना होगा कि इंदौर सीट में जनता ने क्या कुछ फैसला सुनाया। नागेंद्र भाटी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नागेंद्र, उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर, मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हुआ। ऐसा भी माना जा रहा है कि अब जो है मतदान की जो संख्या है वो बढ़ रही है दोनों राज्यों में। क्या लगता है आपको, इस बार कांग्रेस की स्थिति जो है वो बढ़त में नजर आएगी या फिर स्थिति कुछ ऐसी ही रहेगी? बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश की यदि बात करें नेहा, तो उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर आज जो मतदान है वो संपन्न हुआ है और प्रतिशत जिस तरह से किसी विधानसभा में ज्यादा है कहीं कम है वो अलग चीज है। लेकिन आप देखिए कि कन्नौज लोकसभा जो है, जहां से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, वहां 51% से ज्यादा मतदान 5 बजे तक हो गया था। तो जो अभी बाकी जो 13 लोकसभा सीट है उनमें सबसे ज्यादा मतदान अभी तक जो आंकड़े आए हैं उसमें जी नागेंद्र, हाँ, जो अभी तक आंकड़े आए हैं उसमें सबसे ज्यादा मतदान उत्तर प्रदेश में कन्नौज लोकसभा सीट पर हुई है। और आप देखिए कि पिछला जो 2019 का लोकसभा चुनाव था वो मात्र 12,000 वोटों से सुब्रत पाठक जीते थे डिंपल यादव से। इस बार खुद अखिलेश यादव हैं और जिस तरह का वहां माहौल देखा गया, चाहे वो रोड शो हो या फिर जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जो एक साथ रैली हुई थी उसमें जिस तरह से समर्थन मिल रहा था, उसको देखकर लगता है कि इस बार कड़ी टक्कर जो है और भी ज्यादा जो नेक टू नेक एक हम कह सकते हैं कि यहां मुकाबला होता हुआ दिख रहा है। उसी तरह से अभी सिद्धार्थ बता रहे थे लखीमपुर खीरी का और जो बाकी लोकसभा क्षेत्र हैं उनका, तो टक्कर तो है, ये आप नहीं कह सकते हैं कि एक तरफा किसी भी पार्टी के लिए माहौल बनता हुआ दिख रहा है। आप देखिए कि पिछली बार बीजेपी 300 पार गई थी, तो उस वक्त जो लोकसभा चुनाव जब चल रहे थे तो उसमें माहौल दिखाई दे रहा था बीजेपी के लिए। इस बार बीजेपी जरूर 400 पार का नारा दे रही है, लेकिन उस तरह का जो 2019 के अंदर माहौल था भाजपा के लिए या 14 में था, उस तरह का माहौल दिखाई नहीं दे रहा है। तो दावे अपनी अपनी तरफ से किए जा रहे हैं सबकी तरफ से, चाहे महागठबंधन की बात करें या एनडीए गठबंधन की बात करें, सबकी तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। लेकिन ये तो 4 जून की जो तारीख है वही तय करेगी कि जनता का मूड किस तरफ था। सिद्धार्थ, कन्नौज की जब हम बात करते हैं तो ये बात अभी नागेंद्र जैसे कि कही कि वोट के जो भी वोट का जो आंकड़ा था जीत के लिए वो कोई बहुत ज्यादा अंतर में नहीं था। तो इस वक्त जो बीजेपी के प्रत्याशी है उसके सामने किस तरह की चुनौतियां हैं, जमीनी स्तर पर आपको क्या कुछ नजर आता है? इस बार जब अखिलेश यादव चुनाव लड़े तो परंपरागत सीट रही। देखिए 2 विधानसभा थी, रसूलाबाद और तिरवा, जहां से चुनाव हार गई थी, तो लगभग 12,000 मतों से वो चुनाव हारी थी डिंपल यादव, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। और इस बार एक चीज मान लीजिए कि एंटी इनकम्बेंसी भी है उनके साथ, और दूसरी बार लोट मतदाता काफी महत्वपूर्ण है, वो काफी नाराज चला। इसको खूब अच्छे तरीके से सुब्रत पाठक भी समझते हैं और बीजेपी भी समझती है। और एक चीज आपको बता दी, जब रोड शो किया गया अखिलेश यादव द्वारा तो उसी विधानसभा में किया गया जहां पर लोट मतदाता थे। और एक चीज रही, पिछली बार एक माइनस पॉइंट ये था कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कई नेता वो जो समाजवादी पार्टी के थे वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ थे, तो कहीं ना कहीं उनकी भी वापसी बड़े लोग लेता है। तो इन सब चीजों समीकरण के साथ अखिलेश यादव मजबूत दिख रहे हैं। अब देखना यह है कि आने वाले समय में किस तरीके से क्या आने वाले 4 जून को देखिए क्या परिणाम आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सुब्रत पाठक से ज्यादा मजबूत समय अखिलेश यादव है। और एक चीज आपको बता दें सबसे महत्वपूर्ण,
बीजेपी के लिए है। देखिए इन 13 सीटों पर बीजेपी के लिए जो गैर यादव ओबीसी मतदाता है वो काफी महत्वपूर्ण है। देखिए अगर ओबीसी यादव मतदाता की बात करें तो यादव कोर वोटर है समाजवादी पार्टी का, कुछ प्रतिशत बीजेपी के साथ जाए हो सकता है, लेकिन जो बीजेपी जब भी जीती है तो जो अदर ओबीसी है उसके दम पर चुनाव जीती है, अदर ओबीसी +80। तो एक चीज ये महत्वपूर्ण है, देखना है कि कितना परसेंट वोट बीजेपी पाती है। इन 13 सीटों पर ओबीसी मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है। और आपको बता दें फिरोजाबाद सीट की बात, चाहे फरुखाबाद सीट की बात करें तो वहां पर भी इस बार लड़ाई है, हर सीट पर आपको लड़ाई दिख रही। शाहजहांपुर की बात करें, हरदोई में भी इस समय प्रतिष्ठा दांव पर लगी, वहां पर नरेश अग्रवाल और उनके बेटे की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है क्योंकि वो बड़े नेता है वहां के, जयप्रकाश रावत को मौका मिला थी। तो और ज्यादा टिकट भी नहीं काटे गए बीजेपी द्वारा, तो कहीं ना कहीं एंटी इंकम्बेंसी का भी है। एक सहारा में है जो प्रत्याशियों के पास है, योगी और मोदी का चेहरा। अगर उस चेहरे की बात करें, उसी के चेहरे के दम पर पूरा चुनाव बीजेपी ने पूरा कैंपेन किया है। लेकिन प्रत्याशी कोई हो, लगातार ये बताया गया कि आप कमल के निशान को देखिए और योगी और मोदी इसी पर चुनाव लड़ा गया है। अब देखना यह है कि जनता ने किस तरीके से मतदान किया है, किसके पक्ष में किया है। लेकिन एक चीज क्लियर है, देयर इज नो वेव इन दिस इलेक्शन इन दिस पेज। यानी ऐसा कहा जा सकता है कि सुब्रत पाठक के लिए चुनौती काफी बड़ी है। मध्य प्रदेश से हमारे साथ सनी लगातार जुड़े हुए हैं। सनी, उज्जैन लोकसभा सीट की जब हम बात करते हैं तो दोनों प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर है, क्योंकि ये विधानसभा में भी एक बार आमने सामने आ चुके हैं। जी बिल्कुल, ये उज्जैन की बात करें क्योंकि यह मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है डॉक्टर मोहन यादव का, तो वहां पे भी फुल मतलब अच्छे प्रकार से वहां पे भी बीजेपी ने अपने रोड शो किए हैं, कांग्रेस ने भी अपने रोड शो की है, रैलियां की हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि वो बीजेपी का गढ़ रही है वो सीट। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का गढ़ है, तो उस पर ज्यादा फोकस है। वहां पे एक टाइम पे जो सांसद है अनिल फिरोजिया जो बीजेपी के रहे हैं, उनके लिए नाराजगी भी रही थी। यहाँ तक कि शुरू में जब टिकट घोषित कर रहे थे, जब टिकट इनकी घोषणा नहीं हुई थी, तो उस टाइम जो मुख्यमंत्री हैं वह भी वो नहीं चाहते थे कि उनका टिकट हो। लेकिन ऊपर से दिल्ली से जब पूरी चीजें बात की गई, जब उसके वार्तालाप की गई, तो उसके बाद फिर उनका टिकट फाइनल हुआ। फिर उसके बाद बात करें तो वो प्रॉपर वे में हर चीज कैंपेनिंग भी अच्छे से की गई बीजेपी ने, कांग्रेस ने अपना स्तर बनाया। लेकिन ओवरऑल ये कि मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने मोदी की गारंटी और नरेंद्र मोदी के फेस पे ही पूरा चुनाव लड़ा है। मध्य प्रदेश में भली पिछले 20 सालों से बीजेपी की सरकार है। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि 2028 में वहां पे सिंहस्थ भी है, तो उसको लेकर भी मोहन सरकार ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो उज्जैन की जनता को भी बहुत उम्मीद है मोहन से भी, जो डॉक्टर मोहन यादव में मुख्यमंत्री हैं और जो साथ में अनिल फिरोजिया है, उनसे भी बहुत ज्यादा उम्मीद है। तो उसी हिसाब से पूरा मिला जुला असर रहा है। इसीलिए अभी 5 बजे तक की जो वोटिंग हुई है वो 70% से ऊपर जा चुकी है जी। उसका मेन कारण वही है। और अभी फाइनल आंकड़े अभी आए नहीं है क्योंकि 6 बजे तक, क्योंकि 5 बजे बाद बारिश कई क्षेत्रों में शुरू हो गई थी, इंदौर में भी शुरू हो गई। उसके अलावा उज्जैन में भी थोड़ा बहुत मौसम बदला कि गर्मी लगातार पड़ रही थी। 2 बजे बाद से मतदान की स्थिति धीरे हो गई थी, लेकिन 4 बजे बाद से थोड़ा पुट ऑन हुआ मतदान, लेकिन 5 बजे पानी गिर गया। 5 बजे बाद से मौसम में बदलाव हुआ। तो अभी भी स्थिति इतनी क्लियर नहीं, क्योंकि एक बात तो साफ है कि मध्य प्रदेश में जहां वोटिंग परसेंट बढ़ता है तो वहां बीजेपी को फायदा 100% होता है। तो अब ये देखना होगा कि 4 तारीख को जो रिजल्ट आते हैं वह किसके पक्ष में आते हैं। बिल्कुल नागेंद्र, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें या फिर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो दोनों ही जगहों पर उत्तर प्रदेश में मान लीजिए सीएम योगी आदित्यनाथ काफी बड़ा चेहरा हो जाते हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रधानमंत्री ने ताबड़तोड़ रैलियां की हैं, जबकि कांग्रेस इतनी ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आती है। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस किसी भी चुनाव को लेकर ज्यादा एक्टिव नहीं नजर आती? इससे बीजेपी को तो फायदा मिलता ही है, लेकिन कांग्रेस के खेमे में जिस तरह की मायूसी छाती है वो लोकसभा चुनाव में तमाम जो प्रत्याशी हैं उनमें किस तरह से असर डालेगी? देखिए नेहा, आपको याद होगा जब राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव चल रहे थे, इनके खत्म होते ही प्रधानमंत्री कहीं दूसरी जगह रोड शो कर रहे थे या अपनी जो रैली है वो कर रहे थे, कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे। उसी तरह से अमित शाह किसी दूसरे स्टेट में प्रचार कर रहे थे। तो
बीजेपी का जो रणनीति है, खासतौर से लोगों से जुड़े रहने की, वो लोगों को अपने आप को भूलने ही नहीं देते हैं। वो एक रूटीन उन्होंने बना रखा है कि हर 3 महीने में या 4 महीने में हर स्टेट में उनका कोई ना कोई दौरा रहेगा, चाहे प्रधानमंत्री जाएं, अमित शाह जाएं या पार्टी के दूसरे बड़े नेता जाएं। लेकिन इसके उलट यदि कांग्रेस को हम देखते हैं तो सिर्फ चुनाव के दौरान ही जो कांग्रेस के का जो शीर्ष नेतृत्व है वो एक्टिव मोड पर दिखाई देता है, और शायद इसी सब के चलते हुए वो कहीं पिछड़ जाते हैं। तो इसके लिए अब तो खैर जो नतीजे आएंगे वो आएंगे, इससे अलग भी कांग्रेस को भी इसमें थोड़ा जो कांग्रेस नेतृत्व है उसको भी इस पर ध्यान देना होगा कि पब्लिक डीलिंग जो है वो निरंतर बनी रहनी चाहिए, जिस तरह की भाजपा नेताओं की तरफ से की जाती है। आप देखिए कि हर जगह जो अंतर है जीत का, इससे होता क्या है कि जीत का अंतर बढ़ता है, क्योंकि चाहे अमित शाह हो या फिर नरेंद्र मोदी हो, जो बड़े नेता हैं वो यदि लोगों से किसी भी तरह से कनेक्ट रहते हैं तो वोटिंग के टाइम पर लोगों को याद रहता है वो चेहरा। तो वहीं इसी के चलते हुए शायद कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि एक तो टिकट देरी से दिए जाते हैं कांग्रेस में, दूसरा कि प्रचार भी देर से करने को उतरते हैं, उसका नुकसान, उसका खामियाजा पार्टी को उठाना पड़ता है। नागेंद्र, एक चीज और है यहाँ पर, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो ज्यादातर जो चेहरे हैं वो बीजेपी ने दोहराए हुए हैं, रिपीट किए हुए हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर? देखिए, जिस तरह का माहौल देश के अंदर है, ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि आप कम से कम नॉर्थ इंडिया की यदि बात करें तो यहां आप किसी भी स्टेट में देख सकते हैं, एक लोगों के अंदर एक ये आम राय बन गई है कि बीजेपी की तरफ से यदि कोई भी खड़ा होता है तो उसका जीतना तय है, क्योंकि वोट किसके नाम पर जा रही है? नरेंद्र मोदी के नाम पर, और उसी को भुनाने की कोशिश भाजपा की तरफ से हर स्टेट में की जा रही है। आप देखिए कि अकेले नरेंद्र मोदी की यदि आप रैलियां देखेंगे तो ना सिर्फ नॉर्थ इंडिया या ईस्ट इंडिया में बल्कि साउथ इंडिया में भी इस बार दक्षिण भारत की तरफ जो कदम बढ़ाए हैं भाजपा नेताओं ने, उसमें भी वो उम्मीद देख रहे हैं। देखिए, नतीजे अलग चीज होते हैं, लेकिन जो मेहनत है वो शीर्ष नेतृत्व की तरफ से भी लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में रहने के लिए की जा रही है, और शायद उसका बेनिफिट हो सकता है वो जब परिणाम आए तो उसमें दिखाई भी दे। लेकिन जिस तरह से अभी चाहे मध्य प्रदेश हो या कोई भी स्टेट हो, वहां पर इसीलिए रिपीट किए गए हैं जो उम्मीदवार हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि चेहरा नरेंद्र मोदी है और उसी के नाम पर लोग वोट करेंगे। नहीं तो आप देखिए कि जो तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं या तीसरी 2 बार सांसद रह चुके हैं, उनके प्रति जो उनके क्षेत्र में एक एंटी इनकम्बेंसी होती है, उसको भी दरकिनार करके यदि पार्टी उन्हें टिकट दे रही है तो उन्हें सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे पर विश्वास है, और वही देखने को मिल रहा है। जी, सिद्धार्थ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। सिद्धार्थ, जब हम लखीमपुर खीरी की बात करते हैं तो यहाँ पर मामला काफी ज्यादा पेचीदा हो जाता है, क्योंकि लखीमपुर खीरी को लेकर एक समय ऐसा था जब बीजेपी के लिए काफी ज्यादा नेगेटिव बातें सामने आ रही थी। इस सीट को लेकर आपको क्या कुछ समीकरण नजर आते हैं? सबसे महत्वपूर्ण है सीट को लेकर। देखिए, विधानसभा चुनाव जस्ट पहले टिकुलिया काट हुआ, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। किसानों ने वोटिंग की और लखीमपुर खीरी में विधानसभा चुनाव में जीत की हुई थी बीजेपी को, तो कहीं ना कहीं उन सब सीटों को दरनिकार कर फिर अजय बिस्ताखेनी को टिकट दिया गया। लेकिन ग्राउंड जीरो जो रिपोर्ट है, कहीं ना कहीं लोगों की थोड़ी नाराजगी है उनको लेकर। अब लेकिन वोटिंग प्रतिशत भी ठीक ठाक हुआ है। देखना ये है कि जिस तरीके से जाति समीकरण की बात करते हैं तो वहां पर सिर्फ मतदाताओं की संख्या काफी है, राजपूत ब्राह्मण वहां कैपिटल है। तो देखना ये कि कितना फायदा उनको मिला और किस तरीके से लड़ाई है। और जो दूसरी प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी से, वो भी मजबूत है। और तो कहीं ना कहीं जाति समीकरण में जो प्रत्याशी फिर बैठ रही है। अब देखना ये है कि लखीमपुर खीरी पे क्या उलटफेर होता है या फिर बीजेपी जीतती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये रहा कि जिस तरीके से नगेन बाटी जी ने कहा कि बीजेपी के ऐसे जिसको ये उम्मीद थी, सर्वे गए कि जिनकी रिपोर्ट खराब हुई कि उनको भी टिकट दे दिया गया, सीधे मैसेज भेजा गया कि देखिए पूरा चुनाव जो है नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है उनके चेहरे पर लड़ा जाएगा, प्रत्याशी से नहीं मतलब है, कमल निशान से मतलब है। तो इस तरीके से मैसेज पास आउट किए गए। देखिए, आप ये देख सकते कानपुर में रोड शो किया गया प्रधानमंत्री द्वारा। आगे जो फेज 1 है वहां पर
खुद प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं, छोटे छोटे जिलों में जाकर वो रैलियां कर रहे हैं। देखिए अभी तक छोटे जिलों में कोई भी रैली ऐसी हमको ग्राउंड जीरो पर देखने को नहीं मिली। राहुल गांधी की जो अब प्रतापगढ़ की बात करने आने वाले फेज में वहां पर प्रधानमंत्री की रैली 16 तारीख को लगी है। तो इस तरीके से 17 को फतेहपुर, तो हर जगह पहुंचने की कोशिश की जा रही है। आप समझ सकती है हर एक सीट को लेकर बीजेपी की अलग स्ट्रेटजी है। रायबरेली को लेकर अलग स्ट्रेटजी बनाई गई है, अमेठी को लेकर अलग स्ट्रेटजी बनाई गई है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी स्ट्रेटजी में कांग्रेस से काफी आगे है और अन्य दलों से आगे है। अब देखना यह है कि क्या कांग्रेस ने जिस तरीके से गठबंधन किया, इंडिया गठबंधन, वो किस तरीके से कितनी जीत दर्ज करता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन स्ट्रेटजी एमपी से सनी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। सनी, जब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं और यहाँ पर प्रधानमंत्री जितने एक्टिव नजर आए, उतना ज्यादा प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों मिलाकर भी इनकी रैलियां नहीं नजर आती है। जबकि पिछले चुनाव की जब हम बात करते हैं तो बीजेपी बहुत ज्यादा सीटों से यहाँ पर जीत हासिल करती है। तो इस बार का जो पूरा मामला है वो किस तरह से कांग्रेस अपनी बढ़त का दावा करती हुई नजर आती है, क्योंकि जब हम एक्टिवनेस की बात करते हैं तो कांग्रेस उसमें भी पीछे है। ये बिल्कुल, ये जो मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमेटी के जो अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, वो सबसे बड़ी वो जब से वो एक युवा है और उनके साथ साथ उसका अच्छी फैन फॉलोइंग थी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या मध्य प्रदेश में ये हो गई थी कि पिछले 2 महीने में जब से लोकसभा चुनाव की घोषणा की गई थी, उस टाइम सबसे ज्यादा कांग्रेस के जो लीडर हैं, छोटे हों बड़े हों, पूर्व विधायक हों वर्तमान विधायक हों, पूर्व सांसद हों पूर्व मंत्री हों, यहाँ तक कि छोटे छोटे कार्यकर्ता हों, वो सब एक साथ बीजेपी में जाने लग गए थे। तो उसका मुख्य कारण ये था कि जो मध्य प्रदेश जो है उसमें कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेता, एक कमलनाथ और एक दिग्विजय सिंह, इन दोनों का एक बहुत अच्छा प्रभाव रहा है पूरे मध्य प्रदेश में। और साथ में इसी कारण से मेन जो ये चीज सामने उत्पन्न हुई है वो इसीलिए हुई है क्योंकि बिल्कुल देखना होगा कि उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हुआ, मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। किसकी कितनी बाजी, कौन कहां से बाजी मारता है। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।